हेलो एवरीवन, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस ट्रेंडिंग अवेयर ऐप पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस और टेक्नोलॉजी। तो आज हमारी पहली क्लास रहेगी साइंस और टेक्नोलॉजी की क्लास नहीं मतलब इंट्रोडक्शन रहेगा। और हम समझेंगे इस इंट्रोडक्शन में साइंस और टेक्नोलॉजी है क्या और साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है। और हम समझेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे काम करती हैं। और दूसरा साइंस और टेक्नोलॉजी में कौन-कौन से कॉन्सेप्ट, कौन-कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, वो सारा भी हम समझेंगे। ओके? तो साइंस और टेक्नोलॉजी में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं। तो इसमें जो टॉपिक होंगे वो 100 से भी ज़्यादा हैं। मतलब 102 अराउंड मैंने टॉपिक रखे हुए हैं और आने वाले टाइम में जैसे-जैसे मैं टॉपिक पे रिसर्च करता रहूँगा, आपकी पीडीएफ में ऐड करता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। तो हम देखते हैं पहले कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आजा भाई, इधर लग जा तू। स्टार्ट करते हैं। चलो, क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पहले सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे क्लाउड। ये वाले बादल नहीं है जो आप देख रहे होते हो, ये कुछ अलग है। ये कुछ इंटरनेट का जंजाल है, इंटरनेट का एक फैला हुआ जाल है। तो उसको हम समझेंगे और कैसे काम करता है, कैसे कैसे क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हो रखी है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसको हम समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे ड्रोन्स, जो आपकी शादियों में दिखाई देती हैं, देखेंगे ना, वही ड्रोन्स। और ड्रोन स्वार्म्स क्या हैं? ड्रोन्स तो आप देखते हो, लेकिन ड्रोन स्वार्म्स कैसे काम करते हैं? कैसे मिलिट्री इनका इस्तेमाल करती है? कैसे आज के लिए बहुत घातक हो सकते हैं? उन चीज़ों को हम समझेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे रोबोट्स। कितने टाइप्स के रोबोट्स होते हैं? कैसे वर्क करते हैं? क्या उनके पीछे कौन-सा मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है? बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में इंडस्ट्री 4.0 क्या है? अब आपने इंडस्ट्री का नाम तो सुना होगा। इंडस्ट्री हर तरह की होती है। आप जैसे नोएडा में देख लो, इंडस्ट्री एरिया है पूरा। लेकिन ये 4.0 क्या है? ये एक रेवोल्यूशन है। ये अपडेट वर्ज़न है इंडस्ट्री का। वो कैसे काम कर रहा है? उसमें क्या-क्या इन्वॉल्वमेंट है? कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया गया है उनमें? तो वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको जो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप सीखेंगे एक-एक टॉपिक को, बहुत आसान लगेंगे। फिर उसके बाद में करेंगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या भाई? इसको भी समझेंगे। जेनेटिक वाली इंजीनियरिंग में जो ईंट रोड़े पत्थर तोड़े जा रहे हैं, ये एक अलग ही लेवल की है। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन्स हैं जो हमारा डीएनए है, जो हमारा आरएनए है, उसके अंदर जीन है, उस पर जो इंजीनियरिंग हो रही है, वो डॉक्टर करते हैं, ये वाले इंजीनियर नहीं करते। तो उनको भी समझेंगे हम, इसको भी हम समझेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक, अगर हम एक-एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगे ना, तो सारा टाइम इसमें समझने में निकल जाएगा। तो इसके लिए हम इसको स्किप करते हैं और मेन पॉइंट पर आते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, एआई क्या है, कंप्यूटर, वाई-फाई, फ्लाइट में कैसे काम करती है, ब्लैक होल, बहुत सारे को टॉपिक्स हैं। जैसे देख लेते हैं हम कौन-कौन से टॉपिक हैं। चल भाई तू हट जा। ये देखो, टॉपिक है हमारे ये 21 से यहाँ पर है ना? कोलोनाइजिंग मार्स, बहुत सुपर कंप्यूटर, 5G टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने भर रखे हैं इसके अंदर। और ये भी टॉपिक हैं कुछ, इसमें आप देख सकते हैं पढ़कर कौन-कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और डीएनए, है ना? बहुत सारी 3D प्रिंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। इनको करने के बाद जो है ना, आप आपका जो सोचने का तरीका होगा ना और आपकी जो नॉलेज का लेवल होगा, आप यकीन मानिए बहुत अलग ही होगा। और आप जब बात करेंगे ना किसी पर्सन से और आप इन सारे टॉपिक्स को इन्वॉल्व करेंगे उस कन्वर्सेशन के अंदर, आपका जो इंप्रेशन होगा ना, बहुत अलग होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहले समझते हैं, क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ साइंटिफिक टेम्परामेंट? साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है? मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए है कि वैज्ञानिक स्वभाव क्या है? सोच और स्वभाव क्या है? मतलब किस तरह का एटीट्यूड, किस तरह की सोच होनी चाहिए एक साइंटिफिक पर्सन होने के लिए? ये मेरा क्वेश्चन है आपका। तो आप मुझे इसका जवाब आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएँ, अगर नहीं आता तो इधर देखें, देखते हैं क्या है। जो साइंटिफिक सोच है ना, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होनी चाहिए आपके माइंड में। किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? आपकी जो माइंडसेट है, वो अप्रोचेबल होना चाहिए। मतलब किसी चीज़ को अप्रोच करे, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करे, उसकी उसके मैकेनिज़्म को, उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करे कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर? ये कैसे काम कर रहा है? ये कैसे वर्क कर रहा है? मैं आपको कैसे पढ़ा पा रहा हूँ? आप बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हो। तो ये इस तरह का जो माइंडसेट होता है ना, वो साइंटिफिक होता है। और भी बहुत सारे एलिमेंट आपके अंदर होने चाहिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी होनी चाहिए। मतलब अगर आप साइंटिफिक पर्सन हैं या बनना चाहते हैं या देखते हैं है कि नहीं है या पहले से हैं साइंटिफिक पर्सन, तो उसके अंदर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मतलब किस तरह की क्वालिटी, गुण वो होनी चाहिए।
देखते हैं किस तरह की होनी चाहिए। तो मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट रखे हैं कि इस तरह के तो होने ही चाहिए, उससे अलग और भी हो सकते हैं। जैसे क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा, मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा। अगर आपके अंदर किसी चीज को जानने की बहुत ज्यादा इच्छा है, आप समझना चाहते हैं कि ये चीज कैसे काम कर रही है, ये चीज कैसे हो रही है, ये पूरा वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें अगर जानने की इच्छा है, तो इसका मतलब आप जो है साइंटिफिक पर्सन है। मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप समझते सोचते हैं कि ये कैसे चीज काम कर रही है, तो फिर साइंटिफिक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है रैशनैलिटी, मतलब तार्किकता। मतलब आप लॉजिकली बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में तीर मार दिया कि भाई मैं उड़ लेता हूं। दैट इज नॉट साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होगा कि आप तार्किक लॉजिकली बात करें, मतलब तरीके की बात करें जिसमें लॉजिक हो, समझदारी वाली बातें हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी करने लगे, कुछ भी बोलने लगे। तो प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली बात करें और प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन ढूंढें, है ना? ना कि कुछ भी बोल दिया, ऐसे कुछ भी नहीं बोलने से काम चलेगा। तो होना चाहिए ना उस तरह की अगर सोच है आपकी, रैशनैलिटी है आपके अंदर, तो वाकई में आप साइंटिफिक पर्सन हैं। जैसे और है एम्प्रिसिज्म, मतलब एम्प्रिसिज्म का मतलब है कि आप प्रमाण के आधार पर सोच निकालते हैं, मतलब एविडेंस चाहिए आपको, हर चीज का सबूत चाहिए, सबूत पे सबूत। अगर आपको सबूत पे सबूत चाहिए तब तो आप साइंटिफिक हैं। मतलब हर चीज का क्या है, एविडेंस चाहिए आपको, आप एविडेंस को वैल्यू देते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने ओपिनियन की बात करते हैं, ओपिनियन और कंक्लूजन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी इस तरह की सोच रखते हैं तो साइंटिफिक है। प्रमाण एविडेंस की जरूरत है, हर चीज में एविडेंस। भाई बता कैसे हुआ ये काम, समझा मुझे, मुझे ऐसा नहीं, मुझे सबूत चाहिए, तब तो आप साइंटिफिक हैं। अगला है हमारा ओपन माइंडेडनेस, मतलब खुले विचार। आपके विचार खुले हुए हैं बिल्कुल, आप नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। आपके सामने कोई ऐसी चीज आए, लगे तो जादू टाइप की, लेकिन हाँ आपने एक्सेप्ट किया भी, कुछ तो है इसमें, समझते हैं इसमें क्या है, तो फिर आप साइंटिफिक हैं। मतलब आपका जो होता होना चाहिए ना माइंड, बिल्कुल खुले खुले विचार होने चाहिए। आप हर चीज को, नए आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं, उन पर मतलब आप अपनी जो विश्वास होता है ना, जो पहले से बिलीव कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो फिर आप साइंटिफिक हैं। मतलब थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा आपको, अपने बिलीफ में बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो हमारे मोबाइल फोन हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टच वाले, अगर ये मोबाइल फोन 200 साल 300 साल पहले आदमी को दिया जाता, तो वो बिलीव कर पाता कि भी ऐसी भी कोई चीज हो सकती है कि एक एक छोटे से डिवाइस के अंदर पूरी दुनिया। तो बिलीव करना पड़ेगा उन चीजों पे जो साइंटिफिक, मतलब उस तरीके से बिलीव करना पड़ेगा, नई आइडियाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीजें हमें समझनी पड़ेगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट तभी होगा। अगला है हमारा, हाँ, स्केप्टिसिज्म, मतलब संदेहवाद। आपको संदेह भी करना पड़ेगा, मतलब डाउट, यार ये कैसे हो गया, यार ये बोर्ड सच में काम कर रहा है क्या, है ना, कैसे कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स। आपको कोई कोई भी बताता है तो आप उस पर डाउट करें और अपना दिमाग लगाएं कि यार वाकई ये चीज हो सकती है, उस तरीके से हो सकती है जैसे ही बता रहा है। तो डाउट्स करना सीखो, ऐसे नहीं किसी पर भी कुछ ने बोला बिलीव कर लिया। मतलब इससे पहले जो पॉइंट था इसका मतलब ये नहीं था, ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं था कि खुले विचार है तो कोई भी चीज, किसी ने कुछ भी बोला आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपसे कोई बोलने लगा कि हाँ भूत आते हैं, आपने मान लिया। डाउट करो, क्या भूत कैसे आ सकता है, कैसे पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें हमें उस तरीके से, उस विचारधारा से, उस माइंडसेट से सोचनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या बनेंगे, साइंटिफिक इंसान बनेंगे। ओके, तो डाउट करना पड़ेगा आपको हर एक चीज के ऊपर। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करें। ऐसा नहीं कि आप उसमें अपना पर्सनल, आपका मतलब ये होता है ना कि मैं पर्सनली ऐसा महसूस करता हूं ना तो यही ठीक होगा। नहीं नहीं नहीं, पर्सनली कुछ नहीं आना चाहिए इसमें। आप अपने पर्सनल इमोशंस को अटैच नहीं कर सकते, समझ रहे हो कि नहीं।
तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर चीजों को सोचें। ठीक है, मैं जो सोचता हूं उसको एक साइड में रखते हैं, एक्चुअलिटी को देखते हैं। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो यू आर ए साइंटिफिक टेम्परामेंट पर्सन। ओके, अगला है सिस्टमैटिक अप्रोच। आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। मतलब आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे कि यार हाँ ये ऐसे हुआ तो इसका मतलब ये चीज ऐसे हो सकती है। ओके, इसका मतलब जो लाइट है इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो आप हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही हो। तो आप भी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, तो फिर आप सिस्टमेटिक, मतलब चीजों को सिस्टमेटिक सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो आप साइंटिफिक टेम्परामेंट पर्सन है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, मतलब आप जो अनिश्चितता है ना, मतलब जो बदल रही हैं चीजें, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, बदलती हुई चीजों को, तो फिर आप साइंटिफिक हैं। उनको पहचानो, वो आप जो रोज चीजें बदल रही हैं, आपकी नॉलेज में आ रही है, उनको पहचानो कैसे बदल रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कि भाई अब से अगर 20 साल पहले की बात करो तो ये इस तरह के जो टचेस फोन हैं वो तो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन 20 साल में साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा ग्रो किया है, साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इम्प्रूव हुई है कि उसको एक्सेप्ट करना, थे लोग, हम उन चीजों को देख रहे तो एक्सेप्ट किया, अगर नहीं करते तब भी तो थी ना, ये तो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर्सन है वो तो वर्क कर ही रहे उन चीजों पर। तो हमें बदलती हुई चीजों को समझना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी हमारी। अब जैसे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, तर्क का अनुप्रयोग करना, मतलब तर्क तार्किक चीजें करो। ये वैसे इस तरह के टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। नो ब्लाइंड बिलीव, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कहा आपने बिलीव कर लिया, नो नो नो, आपको समझना है, आपने अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना है, चीजों को समझते हुए करेंगे। नो ब्लाइंड बिलीव। ओके, क्वेश्चनिंग एंड सस्पेक्टिंग, सवाल करो, शक करो, कर चुके हैं वैसे डिस्कस, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। आर्ग्यूइंग, एनालाइजिंग एंड अप्लाइंग माइंड, आर्ग्यू करो, बहस करो, जितनी दिल करे उतनी बहस करो, दिमाग को लगाओ, एनालाइज करो, तभी जाके पता चलेगा कि भाई क्या है, रियलिटी क्या है। उसके बाद अलाउइंग डिसेंस एंड डिफरेंस ओपिनियन, आप अलाउ करो अपने आप को, असहमति जताओ और अलग अलग राहें मानो। जो अलग अलग राय दी जाती है ना, एडवाइस दी जाती है, उनको उनको मानो। अब ये सारी जो चीजें थी जो हमने अभी तक समझी, वो कैसी थी? वो एक, मतलब इस तरह के लोगों में होंगी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट स्वभाव के होंगे, मतलब उस तरह की विचारधारा होगी, उस तरह का माइंडसेट होगा, तो फिर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट पर्सन हैं। अगर वाकई ये सारी इनमें से कुछ चीजें भी आपके अंदर हैं तो आप साइंटिफिक हैं। तो आप ईमानदारी से मुझे बताइए, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके अंदर है, आप उस तरह की विचारधारा, इस तरह का सोच स्वभाव है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है, सीख लेंगे। आगे देखो, अब हमारा क्वेश्चन है ये आपसे, छोटे क्वेश्चन रखे हैं इसमें, वैसे साइंटिफिक तो ये सारी चीजें साइंस से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एज ऑफ प्लेनेट अर्थ, यानी कि जो प्लेनेट अर्थ है उसकी एज क्या है? जवाब भी साथ में लिखा है, 450 करोड़ ईयर्स, मतलब 450 साल करोड़, मतलब 450, इतनी पुरानी एज है अर्थ की, इतनी ज्यादा पुरानी। वाह। तो एक बात बताओ चो, इंसान कितने साल का होता है? मैक्सिमम 80, 90, 100, 110, तो कोई कोई होता है, कोई मतलब बहुत कम लोग हैं। मतलब 100 साल के आसपास जिंदगी जीने के बाद इंसान अपने आप को कितनी बड़ी चीज समझता है ना? किसी को वैल्यू नहीं देता। अर्थ 450 करोड़, पता है एक जो अर्थ के ऊपर एक रॉक ढूंढा गया था जो ओल्डेस्ट रॉक माना जाता है, सबसे पुराना पत्थर, उसकी उम्र क्या है पता है? कितने साल पुराना है वो है 380 करोड़ साल पुराना। 380 साल पुराना, 380 करोड़ साल, मतलब समझ रहे हो ना? 100 साल में अब अपने आप को राजा समझते हो, मतलब इस राजा क्या खुदा ही समझते हो? तो भाई इतनी ज्यादा एज है इन चीजों की।
अगर हम पूरे यूनिवर्स की एज माने तो पता है कितनी है? 500 करोड़ साल। इतनी ज्यादा है, 500 करोड़ साल इसकी एज है यूनिवर्स की। और इंसान है, इंसान की सच मानो ना कोई औकात ही नहीं है। तो अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो अर्थ पर इंसान की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी अर्थ है ना, इंसान छोटा सा है, बहुत छोटा सा, मतलब चींटी के बराबर भी नहीं है। और अगर हम अर्थ की बात करें सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम में अर्थ की कोई औकात नहीं, क्योंकि इसमें स्टार्स इतने इतने बड़े स्टार्स है ना, एक एक, मतलब जो सन है ना, सन के अंदर लाखों अर्थ आ जाएंगी, इतना बड़ा सन है। तो फिर इसका मतलब अर्थ की सोलर सिस्टम में कोई औकात नहीं है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, है ना, इंटरसेटलर, नेबरहुड, बाकी जो सोलर है आसपास में, जो इसके आसपास सोलर सिस्टम है, उसमें उसकी इस सोलर सिस्टम की कोई औकात नहीं है। और इसकी जो हमारा इंटरसेटलर नेबरहुड सोलर सिस्टम है, उसमें उसकी जो है मिल्की वे गैलेक्सी में, देखो इतनी सारे सोलर सिस्टम होंगे इसके मिल्की वे गैलेक्सी में, इसकी कोई औकात नहीं है। हम बने फिरते हैं क्या, क्या बने फिरते हैं भाई? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह की भी कोई औकात नहीं है भाई, इसमें गब्बर सिंह की क्या औकात होगी? ओके, अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें, तो लोकल गैलेक्टिक ग्रुप में इसकी कोई औकात नहीं, क्योंकि कितनी सारी मिल्की वे गैलेक्सी से क्या बनेगा हमारा लोकल गैलेक्टिक ग्रुप बनेगा। और इसकी जो गैलेक्टिक ग्रुप है, इसकी कोई औकात नहीं किसके अंदर? विर्गो में, जो विर्गो सुपर क्लस्टर है, इसकी कोई इसमें औकात नहीं। और इसकी औकात लोकल सुपर क्लस्टर में कोई नहीं है। और लोकल सुपर क्लस्टर कितने सारे मिलेंगे, तब जाके क्या बनेगा, एक यूनिवर्स बनेगा। देखो इतने कितने सारे मिलके बनेंगे तब एक यूनिवर्स बनेगा। और अगर हम बात करें ना, मल्टीपल यूनिवर्स अगर हैं, तो फिर इस यूनिवर्स की जो हमने देखा है, जो हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, उसकी कोई औकात नहीं है। तो इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन इंसान इंसान किसी की औकात ही नहीं समझता। तो अगर हम बात करें, ये मैंने थोड़ा सा वैसे ही ले लिया बस मजे मजे में, हालांकि समझ जाते हो अच्छी बात है कि ये क्या सिस्टम है, कि कैसे कैसे काम करता है, कि अर्थ किसके, मतलब किसके दायरे में आती है सोलर सिस्टम के, सोलर सिस्टम किस में आ जाता है, जो हमारा सोलर इंटरसेप्लर नेबरहुड है उसमें वो किस में आता है, मिल्की वे गैलेक्सी में कितने सारे मिल्की वे गैलेक्सी बनते हैं, तो क्या बनेगा। तो ये चीज हमने समझ ली। लेकिन अब हम बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। साइंस और टेक्नोलॉजी क्या एक चीज नहीं है? नहीं, दोनों अलग अलग है। साइंस में क्या फर्क है और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है, ये भी हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। इसकी डेफिनेशन, जो अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं, तो डेफिनेशन ये है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज एंड प्रिंसिपल्स। जो भी हम फिनोमिनाज देख रहे हैं, तो वो होता है साइंस। लेकिन जब इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रैक्टिकली, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने मान लो मैग्नेट लिया, आपने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर जो होता है मैग्नेट वेव्स होती हैं। आपने एक थ्योरिकली पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, इसके अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। आपने ये भी पढ़ा कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ में लेके जाते हैं, वो तो क्या करती हैं, वो रिपल्सन करती हैं, दूर दूर जाती हैं। आपने ये भी पढ़ा कि अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ में लेके जाते हैं तो अट्रैक्शन करती हैं, चिपक जाते हैं। ये आपने एक थ्योरिकल पढ़ा। लेकिन जब वही चीजें आप एक दो मैग्नेट लेके आए और उनका एक्सपेरिमेंट करें और उनके साथ में कुछ इस्तेमाल करें, जैसे उसी मैग्नेट का इस्तेमाल किसमें करते हैं, हम मोटर में करते हैं, किसी मैग्नेट के साथ में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो वो क्या करने लगता है, मूव करने लग जाता है। तो ये क्या हो गया, एक टेक्नोलॉजी हो गई। मतलब जब वो थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को हमने प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया तो टेक्नोलॉजी हो गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर हम पर्पस की बात करें, टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर, हमें सिर्फ नेचर के लॉज को समझना होता है। हम जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हम नेचर के लॉ क्या हैं वो समझते हैं। जैसे हम समझते हैं यार, ये जो पेड़ है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ये हमने लॉ पढ़ा, ये नेचर का लॉ है ना, जो हमारे पेड़ होते हैं। हमने पढ़ा कि यार जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो हार्मफुल है, पढ़ा हमने, नेचर का लॉ है, हमारे लिए हार्मफुल है, पेड़ों के लिए नहीं है, हमने पढ़ा। लेकिन जब यही सारी चीजें जब हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के साथ में करते हैं टू सोल्व प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स, एक काम करो, इस ऑक्सीजन को जो है ना इकट्ठा कर लो किसी सिलेंडर के अंदर, तो जरूरत पड़ने पर इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। क्या था वो
वो टेक्नोलॉजी था। एक ऑक्सीजन को इकट्ठा करके जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ। जानकारी साइंस में थी, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल टेक्नोलॉजी से हुआ। तो ये फर्क है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि अगर फोकस करते हो तो इसमें जो हम फोकस करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज से पढ़ते रहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कि भाई जनरेट जो क्या बोलते हैं जनरेटर क्या है, मोटर इंडेक्स क्या है, बल्ब कैसे काम करता है, ये क्या है थ्योरिकल है, सब थ्योरिकल। लेकिन जब हम उसी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं ना उस थ्योरी के थ्रू, जब हम बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है टेक्नोलॉजी है। उस बल्ब को और ज़्यादा अपडेट करके आप देख रहे हो एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, ये क्या है टेक्नोलॉजी है। तो ये सब क्या है हमारी टेक्नोलॉजी है। आगे हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी, यानी कि ऑब्जर्वेशन। हम क्या करते हैं उसको बेहतर तरीके ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं क्या भाई ये सही है, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एनालाइज करते हैं। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को एनालाइज करके ऑब्जर्व करके एक डिजाइन बना देते हैं, एक क्या कर देते हैं आपने डिजाइन में कन्वर्ट किया, उसको डेवलप्ड किया। तो ये सारे इनोवेशन क्या, कुछ नए विचारधाराएं बनाई, तो ये सब टेक्नोलॉजी है। जैसे आपने पहले एक टेक्नोलॉजी से एक मोबाइल बनाया छोटा सा, वही कीपैड वाला जिसमें सांप सीढ़ी खेलते थे, अब थोड़ा सा और उसमें डेवलप करके टच वाला फोन बना दिया। सब क्या है ये टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करें आउटपुट, थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड लॉज। इसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, इसके लॉज पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब उपकरण, जैसे ये टूल है, ये क्या है, ये टूल, ओके, ये क्या है, ये टूल है, बोर्ड, ये क्या है, उपकरण है। मशीन्स होती हैं, और क्या है, सिस्टम्स होता है। ये सारे क्या है टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। तो डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी पर जो है ना इंडिपेंडेंट है साइंस, ओके, बट एट्स इट्स प्रोग्रेस, यानी कि लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस के अंदर इसकी ये हेल्प करती है। यानी कि टेक्नोलॉजी में जब प्रोग्रेस होती है ना तो साइंस हेल्प करती है। अब ये है डिपेंड्स ऑन साइंस, ये साइंस पर डिपेंड है, क्योंकि अगर साइंस ही नहीं पढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता होगा तो बल्ब कैसे जलाओगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो साइंस पर डिपेंड है। नॉलेज एंड आइडियाज, ठीक है। लास्ट है हमारा एग्जांपल्स की बात करें, न्यूटन्स लॉ थ्योरम, यानी कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी हमने न्यूटन्स की, एक साइंस का थ्योरी है, साइंस में हमने पढ़ा। लेकिन कंप्यूटर्स का बनना, स्मार्टफोन्स का बनना, वो सब क्या है टेक्नोलॉजी। क्योंकि स्मार्टफोन्स कैसे बने भाई, रिलेटिविटी से, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके। आपने देखा होगा इसमें फोन में कितने सारे फिनोमिना, कितने सारे चीजें इस्तेमाल की गई हैं साइंस की। तो ये सब क्या था, साइंस और टेक्नोलॉजी है था। तो आज के सेशन में हमने सिर्फ पढ़ा साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है, साइंस और टेक्नोलॉजी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी विचारधारा किस तरह की होनी चाहिए, और हम कौन-कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, और आने वाले टाइम में हम और भी टॉपिक्स को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो पहला टॉपिक रहेगा बहुत डिटेल में रहेगा, वो रहेगा क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, ये कौन से बादल हैं, ये वाले नहीं है जो बरसते हैं, ये अलग ही तरह के बादल हैं जो एक अलग ही लेवल के, ओके। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बेस्ट ऑफ लक।